नमस्कार। आज ईद का त्यौहार है। किस्सा गोई परिवार के सभी सुधी श्रोताओं को ईद की ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारे मुबारकबाद। खूब सेवइयाँ खाइए। यहाँ लखनऊ में भी आज ही ईद मनाई जा रही है। कल चांद रात में चांद लखनऊ में नहीं दिखाई दिया और चांद कमेटी के अध्यक्ष ने ये अनाउंस किया कि 11 को ही ईद मनाई जाएगी। तो एक बार फिर से बहुत ढेर सारी बधाइयाँ, बहुत बहुत मुबारक हो आज ईद का त्यौहार। आज का वाकया बिल्कुल हालिया है, हाल फिलहाल का है, कल परसों का है। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड इलाका और उसमें एक जिला चित्रकूट। चित्रकूट बड़ा धार्मिक शहर है, जिला है और चित्रकूट की ढेर सारी यादें रामचरितमानस में और बाकी धर्म ग्रंथों में कैद हैं, लिखी हुई हैं, रिफ्लेक्ट करती हैं। इसलिए चित्रकूट का बहुत महत्व है। लेकिन वहीं पर एक ऐसी घटना हुई जिससे चित्रकूट के लोग या आसपास के लोग अभी तक अचंभित हैं, परेशान हैं। हुआ यूं कि चित्रकूट के थाना रैपुरा के गांव से 9 अप्रैल 2024 को एक सूचना आई कि गांव की एक लड़की ने अपने कमरे में अपने दुपट्टे से गला लपेटकर फांसी लगा ली है। थाने पर जैसे ही सूचना आई, लड़की के पिता, लड़की का नाम और गांव का नाम जैसे ही सामने आया, पूरा गांव प्रकरण से वाकिफ था। इसलिए आनन फानन में सारी फोर्स गांव में पहुंच गई। दरवाजा तोड़ा गया, भीतर से कुंडी लगी हुई थी। तोड़ा गया बल्कि उसे काटा गया और फिर जब भीतर पहुंचे तो लाश लटक रही थी पंखे से। चूंकि तुरंत का तुरंत माँ ने खिड़की से झांक कर देखा था और फोर्स भी जल्दी ही पहुंच गई थी, तो लगा कि हो सकता है कोई जान बाकी हो। भाग के उसे अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। कमरे में गए पुलिसकर्मियों को बिल्कुल बिस्तर पर ही 2 पन्ने का एक सुसाइड नोट भी मिल गया। सुसाइड नोट बड़ा मार्मिक था। आरोप था उसी गांव के प्रधान के लड़के पर, प्रधान के लड़के और प्रधान की पत्नी पर। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि वो दोनों पेज जो सुसाइड नोट पर उसके कमरे से मिले थे उसे आप सुन लें। पहला पन्ना था सुसाइड नोट का, वो मुन्ना प्रधान और उनके लड़के अखिल के नाम था। लिखा था कि भगवान से तुम लोग दुआ करना कि मेरी आत्मा को शांति मिले। मुन्ना सत्यभामा, यानी मुन्ना की माँ, मुन्ना सत्यभामा और अखिल, तुम्हें तो बड़ी खुशी मिली होगी। मेरे साथ इतनी बड़ी घटना करने के बाद तुम्हें अपने बड़े और पैसे होने का इतना घमंड था कि मेरे बारे में थोड़ा सा भी नहीं सोचा। तुम लोगों की वजह से मैंने आत्महत्या कर ली है। मेरे घर वालों से प्रार्थना है कि इस पत्र को मुन्ना और अखिल को जरूर पढ़ा देना। ये बात मैंने अखिल को पहले ही बता दी थी कि मैं तुम्हारी वजह से ही मर जाऊंगी। ये पहला पन्ना था सुसाइड नोट का। दूसरे पन्ने में लिखा था कि मैं अपने घर वालों से क्षमा चाहती हूँ। मैंने जो भी किया वो बहुत गलत किया है, पर क्या करूं, मुझे कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा था। मेरे पापा ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए आप लोग उनका ध्यान रखना। पापा, मेरे रिश्तेदार और मेरे घर वालों ने मुझे माफ़ कर दिया था। भगवान के लिए आप लोग बदला लेने के बारे में कभी मत सोचना, भगवान उन्हें देख लेगा। ये इशारा उस परिवार की तरफ था
जिसकी वजह से उसने आत्महत्या की थी, कि भगवान उन्हें देख लेगा। दुआ करना कि मेरी आत्मा को शांति मिले। सभी लोग, चूंकि थाने में, गांव में सभी लोग इस बात को जानते थे कि क्या प्रकरण इस समय चल रहा है। मृतका की मां ने वहीं पुलिस को बताया कि साहब देखिए, थाने के रिकॉर्ड में वैसे सब कुछ है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पिछली 1 अक्टूबर यानी 1 अक्टूबर 2023 को मेरी 19 साल की इसी बेटी को खेत में घसीट कर मुन्ना प्रधान का लड़का अखिल ले गया था। वहां उसके साथ उसने गंदा काम किया। बेटी ने घर आकर मुझे आप बीती बताई। इसके बाद हमारा पूरा परिवार थाने गया, अखिल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद गांव के सभी बड़े बुजुर्ग, गांव के तमाम लोग प्रधान की तरफ से मेरे घर बीच बचाव करने के लिए आए। भाई ग्राम का प्रधान था, 10 लोग उसके जानने वाले थे। मान लिया इलेक्शन हुआ होगा तो आधे से अधिक वोट मिले होंगे, तभी वो गांव का प्रधान है। अगर 2000 की आबादी वाला गांव है तो 1000 तो उसके समर्थक होंगे ही होंगे। सबको झोंक दिया घर पर जाकर बीच बचाव करने के लिए। फिर बीच बचाव के दरमियान ये तय हुआ कि ठीक है, ये एफआईआर वापस ले ली जाएगी। वापस लेने का मतलब एफिडेविट देने की बात कही गई थी कि एफिडेविट दे दो कि कोई मेरे साथ गंदा काम नहीं हुआ, मैं मुझसे गाली गलौज की थी। इसके गुस्से में आकर मैंने ये लिखवा दिया था कि मेरे साथ दुष्कर्म हुआ है। इतना लिखते ही वो जब वादी मुकदमा या जो पीड़िता है वही लिख कर देगी तो वो तरमीम हो जाएगा 323, 504, 506 में, या फिर उसमें एफआईआर लग जाएगी। इसीलिए ये दबाव हो रहा था कि एफिडेविट दे दो, लेकिन घर वाले अड़े रहे। तो ये बात तय पाई गई उस पंचायत में, समझौते की उस पंचायत में, कि जैसे ही ये मुकदमा खत्म होगा प्रधान का लड़का इस लड़की से शादी कर लेगा। घर वालों की यही शर्त थी कि इज्जत तभी बचेगी जब ये लड़का शादी कर लेगा। उस समय फौरन प्रधान के पूरे खानदान ने, पूरे परिवार ने और उसकी तरफ से आए हुए लोगों ने ये शर्त फौरन मान ली कि ये शादी हम बिल्कुल करा देंगे। शगुन के तौर पर वहीं पर लड़की की मां ने लड़के को बुलाकर, यानी अखिल को बुलाकर उसके हाथ में 11,000 रुपए रख दिए। लोग होते हैं ना, जब इकट्ठा हुए कि अरे भाई हाँ हाँ हो जाएगा हो जाएगा, लोगों ने कहा भाई अभी लगे हाथ ये बरछकाई जिसे कहते हैं, बरक्षा जिसे कहते हैं, इंगेजमेंट इंगेज करना लड़के को कहते हैं। तो शगुन के तौर पे पूरे गांव के सामने 11,000 रुपए उसके हाथ में रख दिए और वहीं डिक्लेयर हुआ कि पहली लगन फरवरी में पड़ेगी। पहली लगन होते ही फरवरी में इन दोनों की शादी करा दी जाएगी। मां ने आगे कहा कि जब अखिल के घर वालों पर दबाव डाला गया तो कि अब भाई फरवरी आ गई है, अब डेट निकलवाइए, पंडित के पास जाइए, जो साइत हो वो निकलवाइए, शगुन लेके आइए ताकि हम लोग तैयारी कर सकें। बस वहीं से टाल मटोल होना शुरू हो गया, क्योंकि जनवरी के महीने में ही मुकदमे में एफआईआर लग गई और एफआईआर कोर्ट में एक्सेप्ट भी हो गई, यानी मामला रफा दफा हो गया, एफआईआर दफन हो गई। जैसे ही एफआईआर दफन हुई, पहली डिमांड प्रधान की तरफ से ये आई कि ठीक है हम शादी करेंगे, हमें इतने लाख रुपए कैश और इतना सामान दहेज में दीजिए। गांव का ही वो व्यक्ति था, गांव की ही वो लड़की थी, गांव का परिवार था, उसकी औकात को अच्छी तरह प्रधान और प्रधान के पक्ष के लोग जानते थे, लेकिन उसकी औकात से 20 गुना ज़्यादा की डिमांड दहेज के लिए की गई ताकि वो शादी से मना कर सके और प्रधान भी मना कर सके कि भाई हम इतने में शादी नहीं करेंगे।
जब उन लोगों ने इनकार किया कि साहब इतना पैसा हमारे पास कहाँ है, आप मेरे ही गांव के प्रधान हैं, गांव के सब मुअज्जिज लोगों के सामने बात हुई थी, इतना पैसा हमारे पास कहाँ है जो मैं आपको दहेज में दे सकूं। तो शादी के लिए दो टूक इनकार कर दिया प्रधान और उसके बेटे अखिल ने और अखिल की माँ सत्यभामा ने। ये सुनकर लड़की और लड़की की माँ टूट गई। अगले दिन सीधे ये सब लोग थाने पर गए और ये बताया कि ये सुलहनामा था, सबके सामने फला फला लोगों के सामने ये तय हुआ था, लगभग पूरा गांव था और आज इस शादी से उन्होंने मना कर दिया, हम कहीं के नहीं रहे। एफआईआर भी हमने एफिडेविट दे दी, एफआईआर भी ख़त्म हो गई और शादी भी नहीं किया, धमकी अलग से दे रहे हैं। लेकिन पुलिस वालों ने झिड़क कर भगा दिया कि ये खाला का घर नहीं है, जब चाहे एफआईआर लिखाओ, जब चाहे तब समझौता कर लो, जब चाहे समझौता तोड़ दो, जब चाहे तब फिर एफआईआर के लिए आ जाओ, भाग जाओ यहाँ से। पुलिस के इस रवैये से भी ये परिवार बहुत दुखी हुआ और 156(3) में सीआरपीसी में एफआईआर लिखाने के लिए कोर्ट में अर्जी दी गई और वहीं उसकी तारीख 10 अप्रैल उसकी तारीख मुकर्रर हुई और उस तारीख के एक दिन पहले या उस तारीख की पहली रात, उससे ठीक पहले वाली रात में लड़की ने सुसाइड कर दिया। यानी बुधवार को तारीख लगी थी, मंगल को ये बात हो गई सुसाइड वाली। शाम को जब तारीख अगले दिन आने वाली थी तो उस दिन बहुत कहासुनी भी हुई थी प्रधान और उसके बेटे से। प्रधान और उसका बेटा कुछ लोगों को लेकर आया कि तुमने ये मुकदमा कोर्ट में क्यों दायर किया, एक बार मुकदमा जब खारिज हो गया तो खारिज हो गया, कल तारीख पर मत जाना, नहीं तो फिर इसका अंजाम बुरा होगा। काफ़ी कहासुनी के बाद जब प्रधान और उसका लड़का वापस लौट गए तब इस बच्ची को शायद ये लगा कि अब तो हम बर्बाद ही हो गए, हमारी इज्जत भी गई और हम कहीं किसी को मुंह दिखाने काबिल भी नहीं रहे। और माँ को वहीं छोड़कर भीतर जाकर उसने तुरंत ये सुसाइड नोट लिखा और पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। जैसे ही थोड़ी देर हुई, 15-20 मिनट, आधे घंटे, तो माँ को कुछ खटका सा लगा। उसने दरवाज़ा धक्का देकर देखा तो कुंडी बंद थी। खटखटाया, भीतर से कोई आवाज़ नहीं आई। तब खिड़की से देखा तो वो लटक रही थी। दरवाज़ा तोड़ने का प्रयास किया लेकिन गांव के जैसे बड़े मजबूत और चित्रकूट और उस तरफ जो पहले 10 शिव प्रभावित क्षेत्र थे, दरवाजे बहुत स्ट्रॉन्ग, वहाँ के बड़े मजबूत लोहे के बनाए जाते थे, जाते हैं, अभी भी बनाए जाते हैं, ताकि थोड़ा वक्त लगे उन्हें तोड़ने में। इस बीच में गांव को और अगल बगल के लोगों को मौका मिल जाए डकैतों का विरोध करने के लिए। बहरहाल इस बीच में पुलिस भी आ गई। पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ा, उसे नीचे उतारा और नीचे उतार कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। भागकर उसे पुलिस डॉक्टर के पास ले गई लेकिन वहाँ पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कमरे की तलाशी लेने पर वही 2 पन्ने का सुसाइड नोट मिल गया जिसमें ये लिखा था कि तुम्हें अपने बड़े होने का और पैसे का बहुत घमंड है, तुमने जरा सा भी मेरे लिए नहीं सोचा, इसलिए मैं अपनी जान दे रही हूँ। वहाँ की जो प्रभारी अधिकारी सर्किल अफसर थी निष्ठा उपाध्याय, राजापुर सर्किल लगती है, निष्ठा उपाध्याय बहुत तेज़ तर्रार महिला अधिकारी हैं। आप इनकी कई वीडियोज़ आपने देखी होंगी, बहुत वायरल भी हुई थी और वो भी मौके पर पहुंची। उन्होंने फौरन बिना किसी लाग लपेट के इन सभी के खिलाफ मुकदमा कायम किया और पंचायत में जिन जिन लोगों की सहमति हुई थी और समझौते से मुकरने के बाद उन सब के पास ये परिवार गया था कि आपके सामने ये बात समझौता हुआ था,
अब देखिए ये समझौते से मुकर रहे हैं, उन सबको उसमें आरोपी बनाया गया। आरोपी ही नहीं बनाया गया, उनको मुन्ना प्रधान को, उनके बेटे अखिल को, सत्यभामा यानी उसकी माँ को, इनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। बाकी के विरुद्ध एविडेंस यानी साक्ष्य इकट्ठा किए जा रहे हैं। कुल 11 लोगों के विरुद्ध प्रधान, उसकी पत्नी, उसका बेटा, इनके सहित कुल 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर हो रही है और इनके यहाँ रेड्स भी हो रही हैं। निष्ठा उपाध्याय स्वयं इस ऑपरेशन को लीड कर रही हैं और मैं जानता हूँ कि ये सभी जेल जाएंगे और अच्छे से इस मुकदमे की विवेचना भी जरूर होगी। आज की घटना देखिए, एफआईआर के हिसाब से लड़के ने लड़की के साथ बलात् दुष्कर्म किया। लौटकर वो माँ से रोई। पूरे परिवार ने थाने जाकर प्रधान के बेटे के खिलाफ 376 की एफआईआर लिखाई, रेप की। चूंकि लड़के का बाप गांव का प्रधान था, जोर दबाव वाले दर्जनों आदमियों को लेकर वो लड़की के घर पहुंच गया। जैसे ही पता लगा कि लड़के के खिलाफ एफआईआर हुई है और वहां पर मुकदमा वापस लेने, एफिडेविट देकर फौरन मुकदमे को ख़त्म कराने की जिद होने लगी। जब परिवार नहीं मान रहा था तो उस परिवार के बड़े बुजुर्गों को भी बुलाकर प्रधान ने बिठाया कि इनको समझाओ कि फौरन एक एफिडेविट दे दें। एफिडेविट में ये लिखें कि मैंने गुस्से में आकर रेप की एफआईआर लिखवा दी, जबकि गाली गलौज ही हुई थी। पर्पज़ ये था कि 376 की धारा हट जाए। गाली गलौज यानी 323, 504, 506 की एफआईआर भी होगी, हम खड़े खड़े जमानत करा लेंगे। लेकिन इन सब के बाद ये जितनी बातें होती रहीं कि एफिडेविट दे दीजिए, 376 हट जाए, 323, 504 में हम करा लेंगे, पीड़िता का परिवार अड़ा रहा कि उसने गलती की है अखिल ने और उसको सजा होनी चाहिए। लेकिन एक पेंच और भी देखिए, पीड़िता ने जब 376 की एफआईआर कराई तो जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, दिल्ली की उस घटना के बाद जो तमाम आमूल चूल परिवर्तन किए गए, उसमें यह है कि लड़की का फौरन मजिस्ट्रेट के सामने कलमबंद बयान हो और उसका मेडिकल तुरंत हो। ये सब 24 घंटे के भीतर हो जाना चाहिए। लेकिन पुलिस ने प्रधान को कहा कि 2-3 दिन का समय है, जल्दी से एफिडेविट लाकर दाखिल करो। एक बार अगर मेडिकल हो गया और बलात्कार की पुष्टि हो गई तो फिर तुम चाहे 10 एफिडेविट दो, तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा, लड़के को जेल जाना पड़ेगा। इसीलिए प्रधान सारे लोगों को इकट्ठा करके लड़की के परिवार वालों पर लगातार दबाव देता रहा कि जो कुछ 2-3 दिन में अगर नहीं हो पाया और मेडिकल कराना ही पड़ा तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। प्रधान को ये मौका पुलिस ने दिया था, वरना मजाल है कि वो लड़की थाने से घर पहुंच भी जाती। जब तक उसका मेडिकल न हो जाता उसे महिला थाने में रखा जाता, वहाँ से मेडिकल के लिए जाती। मेडिकल के बाद भी 164 का बयान जब तक आईओ ले न लेता तब तक वो घर वापस नहीं भेजी जाती। लेकिन ये सब दांव पेंच पुलिस के और प्रधान के बीच चलता रहा कि न मेडिकल हो, न 164 सीआरपीसी का कलमबंद बयान मजिस्ट्रेट के सामने हो, क्योंकि बड़ा सेक्रोसेंट होता है 164 सीआरपीसी का बयान सच माना जाता है। और ये कहा जाता है कि लड़की ने अपनी बात और एक बंद कमरे में महिला मजिस्ट्रेट के सामने कही है, इसलिए वो उसकी मान्यता बजाय इसके कि वो बयान देती और पुलिस लिखती जो 161 का बयान कहा जाता है, उससे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण 164 का कलमबंद बयान होता है। खैर, जो भी समय पुलिस ने उनको दिया होगा, और पुलिस ने क्यों दिया होगा आप समझ सकते हैं, मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है। किस एवज में इतना समय
दिया गया होगा। प्रधान था, सक्षम था, पैसे वाला था, बड़ा था, दबंग था, तो ये उसने समय खरीदा होगा। 2 दिन का समय दे दीजिए, हम एफिडेविट दाखिल कर देंगे। 2 दिन तक इसका कलमबंद बयान और मेडिकल नहीं होना चाहिए। बहरहाल वही हुआ। फिर जब, और इसीलिए कि एफिडेविट दे दो, वो पंचायत की ये बात तुरंत मान गया कि जैसे ही मुकदमा खत्म होगा हम लड़के लड़की की शादी कर देंगे। बल्कि जब वो नहीं मान रहे तो ये भी कहा कि फरवरी की पहली लगन में, पहली साइट पर हम लड़का लड़की की शादी कर देंगे। और जब ये तय हो गया पूरे गांव के सामने, पंचायत में, समझौते में, तो लड़की की मां ने 11,000 रुपये बर रक्षा, या कह सकते हैं बर छकाई या इंगेजमेंट के नाम पर उसके हाथ में गांव के सामने रख दिए कि अब ये कहीं और नहीं जा सकता, फरवरी में हमारी बेटी से शादी होगी। यही तय हुआ था कि जब खत्म हो जाएगा ये मुकदमा, उसके बाद पहली तिथि में हम शादी कर देंगे। जब तक लड़के की कोर दबी रही, यानी विवेचना खत्म नहीं हुई, तब तक तो प्रधान जी के घर में शादी की तैयारियों का नाटक भी होता रहा, दिखावा होता रहा। और जैसे ही फाइनल रिपोर्ट लगी और एक्सेप्ट हुई, वैसे ही उनके व्यवहार में बहुत बड़ा बदलाव, यू टर्न, परिवर्तन आ गया। सबसे पहली डिमांड, जैसे ही लोग पहुंचे कि साहब अब डेट निकलवा लीजिए, अब तो देखिए एफआईआर भी एक्सेप्ट हो गई, तो उन्होंने लंबी चौड़ी दहेज की डिमांड कर दी, जो लड़की वालों की औकात से कई गुना ज़्यादा थी। फिर शादी की डेट निकलवाने को वो भी उन्होंने कहा चलिए साहब हम 2 साल में दे देंगे, 3 साल में दे देंगे, हम कोशिश करेंगे, डेट निकाल दीजिए जैसा समझौते में तय हुआ था। उसके लिए भी टाल मटोल होने लगा। और फिर बाद में फाइनली ये कहा कि तुम जब इतना दहेज नहीं दे पाओगे तो ये शादी नहीं हो सकती। देखिए, इसमें 2 स्थितियां हो सकती हैं इस पूरे प्रकरण में। पहला तो लड़का लड़की के बीच में वास्तविक प्रेम संबंध रहा हो, और जब लड़की वालों ने किसी के थ्रू प्रधान जी को कहलवाया हो कि लड़के लड़की आपस में शादी करना चाहते हैं, वैसे ही उन्होंने साफ इनकार कर दिया हो। इनकार करने पर लड़की वालों के पास कोई चारा न रहा हो सिवाय इसके कि बलात्कार की रिपोर्ट लिखाई जाए, एफआईआर की जाए। क्योंकि प्रधान जी को ये बात नागवार गुजर रही थी कि प्रधान होकर वो गांव की ही एक गरीब लड़की से शादी कर दें, इज्जत का जनाजा निकल जाएगा उनका, और अगली प्रधानी के इलेक्शन में जीतना मुश्किल हो जाएगा। प्रधान जी दूर तक सोच रहे थे, लोग क्या कहेंगे कि गांव की ही एक बहुत ही गरीब लड़की से लड़के की शादी कर दी, बदनामी होगी, और फिर अगले इलेक्शन में यही मुद्दा बनेगा, जीतना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने फौरन मनाही कर दी, आना जाना बंद कर दिया। लड़की वाले के पास फिर क्या चारा रह गया था कि एफआईआर जब एफआईआर लिख गई, वो भी सिर्फ लड़के के खिलाफ, तो जब बेटे को जेल जाने की नौबत आ गई तो फिर प्रधान जी को लगा कि उनके इज्जत की ऐसी तैसी हो जाएगी, प्रधान रहते हुए भी उनके बेटे को जेल हो गई। इसलिए वो समझौते में सारी शर्त मानकर उन्होंने एफिडेविट ले लिया और परसू करके मुकदमे में एफआईआर लगवा दी। जब मुकदमे में एफआईआर लग गई तो समझौते से मुकर गया प्रधान। इस पूरे प्रकरण में एक परिवार की गरीबी और प्रधान की इज्जत, यही 2 मुद्दे रहे। किसी ने भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि कहीं लड़का और लड़की में वास्तव में तो प्रेम संबंध नहीं है, या वास्तव में वो दोनों एक दूसरे से शादी तो नहीं करना चाहते हैं। लेकिन ये 2 बड़े मुद्दे, एक कि मैं गांव का प्रधान हूं, दूसरा वो लड़की बहुत गरीब घर की है, इस
दोनों परिवार, गरीब थी, उसने कहा साहब हमारी इज्जत को ऐसे नहीं उछाला जा सकता, शादी करें, नहीं हम FIR लिखाएंगे। वो प्रधान थे, बड़े थे, दबंग थे, अमीर थे, उनका अरे खबरदार, गांव की ही इस गरीब लड़की से मैं शादी क्यों करूंगा। इसलिए दोनों दबाव में ये पूरा ड्रामा रचा गया, लिखा गया, सोचा गया, किया गया। अगर लड़की ने आत्महत्या न की होती तो पूरा गांव एक स्वर में कहता कि प्रधान से कोई अदावत रही होगी या पैसा वसूलने के लिए उसके खिलाफ FIR की गई है। यहां मैं बता दूं, पुलिस ने भी ऐसी गलती की है कि क्षमा योग्य नहीं है। समझौते से मुकरने के बाद जब परिवार पर यह दबाव हुआ कि दहेज लाइए, वो दहेज उन्हें लेना नहीं था, उन्हें शादी मना करनी थी। इसलिए लंबी चौड़ी फहरिस्त और दहेज की बात कही गई। और जब शादी के लिए मना किया, लड़की के घर वालों ने थोड़ा सा असंतोष जाहिर किया और उन्हें धमकाया गया। तो ये पूरा परिवार थाने पर फिर से FIR के लिए गया, लेकिन थाने पर कोई FIR नहीं लिखी गई, बल्कि उसे झिड़क कर भगा दिया गया। फिर भी वो हार नहीं माने, कोर्ट गए 156(3) में FIR दर्ज कराने के लिए। अगर पुलिस ने दहेज प्रताड़ना का या दहेज मांगने का या धमकी देने का कोई भी मुकदमा लिख लिया होता तो हो सकता है ये शादी भी हो जाती और लड़की आत्महत्या भी न करती। तो ऐसे पुलिस वालों के विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, जिनके इनएक्शन की वजह से एक लड़की को आत्महत्या करनी पड़ी। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।